अर्बन ज्योग्राफी में नगरीय भूगोल में जैसे अधिवास भूगोल के अंतर्गत नगरीय भूगोल का अपने अध्ययन कर रहे थे, तो इसी क्रम में आज अपन इस वीडियो में जो नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्तियां हैं, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, गांव से नगरों में तब्दील हो रही है जनसंख्या, गांव से ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो रही है। विशेष करके जो बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, जो बढ़ती हुई विशेष प्रकार के जो तकनीकी हैं, उसका स्वरूप है वो धीरे धीरे जो कृषि का जो स्वरूप है वो भी बदल रहा है। कृषि का विकास के साथ साथ उसका स्वरूप भी चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है कि नगरीकरण एक गंभीर समस्या है। नगरीकरण एक गंभीर समस्या है। अर्बनाइजेशन यानी कि जो गांव से शहरों में तब्दील हुई जनसंख्या का और बढ़ता हुआ ग्राफ है वो नगरीकरण का बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आज अपन नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, विशेष करके भारत के संदर्भ में, विशेष करके भारत के संदर्भ में। जो भारत में नगरीकरण का इतिहास है वो काफी लंबा रहा है। भारत में नगरीकरण का जो इतिहास है वो काफी लंबा है, क्योंकि प्रारंभ से ही देश में, शुरू से ही देश में कृषि का विकास था और कृषि का जो रूप था वो निर्वहन स्वरूप रूप था। निर्वहन स्वरूप रूप होने के कारण एवं उद्योगों व जो उद्योगों का अत्यधिक स्थानीयकरण है वह परिवहन का कम विकास होने के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर स्थानांतरण भी एक धीमा रहा है भारत में। और विशेष करके जबकि नगरीय जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो भी कम रही है। अगर अपन एक कैलकुलेशन देखें तो सन 1901 में देश में कुल 1917 नगरीय स्थानों में कुल 2.58 करोड़ व्यक्ति निवास करते थे। इसमें से देश की जो तत्काल राजधानी जो उस समय थी कोलकाता, देश का सबसे बड़ा नगर था कोलकाता उस समय 1901 में। और जो विशेष करके उसके बाद में अपने आता है मुंबई और उसके बाद में चेन्नई। मुंबई और चेन्नई कहने का मतलब है कि ये तीन बड़े नगर थे, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, जो एक दूसरे से क्रमानुसार, जैसे पहले नंबर पर अपने कोलकाता, दूसरे पर मुंबई और तीसरे पर चेन्नई। इस समय छोटे नगरों की प्रधानता थी, जिसका मुख्य सकेंद्र यदि देखा जाए तो गंगा सतलज का जो मैदान है, अपने यमुना नदी का, और विशेष करके सतलज गंगा का जो मैदान है, और हुगली घाटी है। हुगली घाटी गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत के तटीय मैदानों में ही था। थार का मरुस्थल, हिमालय के जो क्षेत्र थे, पूर्वांचल में नगरीय क्षेत्र में एक नगण्य शाही भाग था, नए के बराबर था थार का मरुस्थल। और जो हिमालय का एक पर्वतपतीय क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं अपने पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, तथा जो पूर्वांचल में था उसमें नगरीय क्षेत्र नगण्य थे। इस प्रकार देश में 20वीं शताब्दी में हुए नगरीकरण की प्रवृत्तियों के आधार पर यदि देखें तो उनको विभिन्न कालों के आधार पर, कालिक समूहों के आधार पर बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। अपने विभिन्न कालों में बांटा गया है, उनको विभिन्न काल समूहों में बांट करके, कालिक समूहों में बांट करके अध्ययन किया गया है। जैसे पहला है धीमा नगरीकरण काल। धीमा नगरीकरण काल यानी कि कालों में बांट करके यदि करें तो धीमा
नगरीकरण काल, धीमा नगरीकरण काल, ये स्लो अर्बनाइजेशन पीरियड बोलते हैं इसको, स्लो अर्बनाइजेशन पीरियड। यानी कहने का मतलब है ये 1881 से 1931 का काल है। 1881 से जो 1931 के मध्य एक जो काल है, एक जो मुख्य रूप से जिसको धीमा नगरीकरण काल कह सकते हैं। यानी भारत में यदि नगरीकरण की प्रवृत्ति को समझने के लिए अपने को विभिन्न कालों के माध्यम से, विभिन्न पीरियड के माध्यम से समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है स्लो अर्बनाइजेशन पीरियड, अर्थात धीमा नगरीकरण का काल। ये 1881 से मोटे रूप से 1881 से 1931 तक का काल है, उसको धीमा नगरीकरण काल कहा जाता है। यह काल जो 1881 से 1931 के मध्य काल रहा था, उस समय देश में महामारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव अधिक रहा था। महामारी और प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा थी, परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या में धीमे विकास के साथ ही अनेक बार धीमे विकास के साथ ही अनेक बार इस का जो दौर है वो मंद रहा था। इसका दौर बहुत ही एक मंद गति से हुआ था। कहने का मतलब है कि जो धीमा काल कहते हैं अपने नगरों का, वो मंद गति से इस काल में महामारियों का वर्चस्व ज्यादा रहा था। कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा एवं महामारियों के प्रभाव अधिक रहे थे इस काल में, और नगरीय जनसंख्या में धीमे विकास के साथ ही ये काल अनेक दौर से गुजरा है। इस अवधि में यदि पहला दौर देखें, इसी में 1881 से लेकर के 1931 के मध्य का जो दौर है, इस अवधि में 1903 से 1908 का जो है, 1903 से 1908 में अकाल पड़ा था। 5 साल लगातार अकाल पड़े थे, 3 से लेकर के 1903 से 8 तक अकाल। 1904 का एक आया था महामारी प्लेग, 1904 में प्लेग, और 1905 से लगा करके फिर 1908 में एक मोती झरा व 1908 का मलेरिया, जो ये प्रमुख कारण रहे थे। अगर इसमें विभिन्न अवधि में यदि देखा जाए तो 3 से 8 का जो है वो अकाल का काल रहा था। अकाल पड़े थे, अनावृष्टि जिसको बोलते हैं, भयंकर अकाल पड़े थे। और इसी दौरान 3 से 8 के बीच में एक 1904 में एक महामारी आई थी। जैसे अब कोविड-19, ये जो कोविड-19 है, इस प्रकार से जो कोरोना की महामारी है, तो वो एक प्लेग नाम की जो भी महामारी आई थी वो 1904 में, और 1905 से लेकर के 1905 से 8 तक है मोती झरा, और 1908 में विशेष करके मलेरिया जैसी प्रकोप प्रभावी रहे थे। इस प्रकार 1881 से लगा करके 1931 का 1881 से लगा करके 1931 तक जो नगरीय जनसंख्या है वो 9.3% से बढ़कर के 12.2% हो गई थी। यानी इस काल में 9.3 से बढ़कर के 9.3% से बढ़कर के 12.2% तक हो गई। कहने का मतलब है कि 9.3% से बढ़कर के 12.2% तक ही हो सकी। यानी कि लगभग 3% ही बढ़ोतरी हो सकी। तो कोई न के बराबर है, ये धीमा नगरीकरण काल है। 9.3 पहले से थी, उससे बढ़कर के कितनी होगी 12.2, यानी कि 3% की बढ़ोतरी हुई थी, कोई विशेष नहीं हुई थी। भारत में यदि नगरीकरण का जो एक कालों के आधार पर देखें तो धीमा काल कहा जाता है इसको, धीमा नगरीकरण काल। कारण कई बार इसमें कारण देने पड़ते हैं। इसको धीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में महामारी और प्राकृतिक प्रकोप जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा जिसको बोलते हैं,
प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियां ज्यादा थी। प्लेग जैसी बीमारियां, मोती झरा और अपने मलेरिया, ये सब महामारियां। और प्लस में 1903 से लगा करके 1908 के बीच में एक अनावृष्टि, जिसको अकाल बोलते हैं, भयंकर अकाल पड़े थे। इस कारण से इसमें इसको धीमा काल कहा जाता है। और 9% से बढ़कर के 12%, मोटा आंकड़ा जो देखें तो 9% से लगा करके 12% तक ही इसमें बढ़ोतरी हुई थी इस काल में। अब इसके बाद आता है अपने मध्यम, दूसरा आता है मध्यम नगरीकरण का काल। दूसरा आता है मध्यम नगरीकरण का काल, यानी कि मध्यम नगरीकरण का काल। ये धीमा था, धीमा नगरीकरण काल। ये है मध्यम, मिडल जिसको बोलते हैं, अपने मिडल अर्बनाइजेशन पीरियड बोलते हैं, अपने मॉडरेट जिसको बोलते हैं। अब ये अपने 1931 से लगा करके 1961 के बीच में, 1931 से 1961 तक का जो काल था उसको मध्यम नगरीकरण का काल कहा जाता है। 1961 का जो काल, 1931 से 61 के बीच में जो अवधि थी उसको मध्यम नगरीकरण काल कहा जाता है। जो इसमें नगरीकरण की गति धीमी रही। जब नगरीकरण की धीमी गति हुई तो इसका प्रमुख कारण उद्योगों के विकास के प्रयास तथा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, यानी इस दौरान नवीन खनन क्षेत्रों का विकास किया गया था। कहने का मतलब धीमा से निकल करके मध्यम आए तो इसके पीछे कुछ कारण थे, यानी उद्योगों का विकास, प्रमुख उद्योगों का विकास, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, और इस दौरान नवीन खान क्षेत्रों का विकास, खनन क्षेत्रों का विकास, कृषि विकास में कपास की कृषि बढ़ने से सूती वस्त्र उद्योग जो अपने पूर्ण रूप से आधारित है, तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। और भारत पाक के जो विभाजन है, भारत पाक का विभाजन के समय लगभग 1 करोड़ जो गैर मुस्लिम लोग थे वो भारत में आए, और जिससे अधिकांश नगरों में ये लोग बस गए। ये कारण रहे थे। मध्यम नगरीकरण के काल का जो 1931 से 1961 का माना जाता है, उसमें थोड़ी सी इस काल से उसमें ज्यादा वृद्धि होने का जो एक मेन कारण है, उसमें उद्योगों के विकास में प्रयास किया गया था और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की गई थी, और नवीन खनन क्षेत्रों का विकास किया गया था, और कपास के उत्पादन को बढ़ा करके सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। और भारत पाक का जो विभाजन था उसको लेकर के, उसके भारत पाक के विभाजन के समय का काल था, उसमें लगभग 1 करोड़ गैर मुस्लिम जो लोग थे वो भारत में बस गए। विशेष करके ये लोग नगरों में आकर के बस गए थे। तो ये मध्यम नगरीकरण का काल है, 1931 से 1961 का काल मध्यम। इसके बाद में आता है एक उच्च नगरीकरण का काल, हाई अर्बनाइजेशन पीरियड है, 61 से लेकर के 2011 के बीच में। तीसरा जो उच्च नगरीकरण का काल, और ये काल है 1961 से लेकर के 2011। ये हाई है, उच्च नगरीकरण का काल, यानी जो नगरों में तब्दील हो रही है पॉपुलेशन, उसमें तीसरा जो काल अपने अध्ययन करके, जो अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से अपन ने ये धीमा, मध्यम, उच्च, ये जो विभाजित किया है, ये थोड़ी सी जो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस कालों को मान करके और सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कालों के माध्यम से, तो उच्च हाई अर्बनाइजेशन जो पीरियड था वो जो इससे जस्ट पहले वाला जो काल है, जो 1961 से 2011 तक रहा था,
जो इसको बोलते हैं अपने उच्च नगरीकरण का काल 1961 से 2011 तक के काल रहा, जिसमें मुख्य रूप से नगरीय जनसंख्या 1961 में 7.90 करोड़ से बढ़ करके और 2011 में यानी 7.90 करोड़ से बढ़ करके 2011 में 37.71 करोड़ हो गई। कहने का मतलब है कि ये 1961 में जो जनसंख्या थी वो 7.90 करोड़ थी और वो बढ़ करके 2011 में 37.71 करोड़ पॉपुलेशन हो गई थी इसमें। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका इतनी बढ़ोतरी का कारण था, इसका प्रमुख कारण था ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या का जो विशेष करके प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवास, मृत्यु दर में कमी और मृत्यु दर में कमी से प्राकृतिक जो वृद्धि दर है उसमें बढ़ोतरी और तीव्र औद्योगिकरण का विकास, तीव्र औद्योगिक विकास, परिवहन विकास, ये सभी कारण थे। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या है उसमें विशेष करके जो अवसरों, शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के अवसरों ने ग्रामीण जनता को बड़े स्तर पर एक आकर्षित किया है। इस प्रकार से एक मुख्य जो कारण रहा था उसमें उच्च नगरीकरण में, उसमें मेन जो कारण था वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवास और ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय जनसंख्या की ओर, नगरों की ओर प्रवास और मृत्यु दर में कमी, प्राकृतिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी, तीव्र औद्योगिक विकास और परिवहन के साधनों का विकास, ये सभी कारण इसमें माने जाते हैं। परिवहन का विकास किया गया था, औद्योगिकरण का विकास किया गया था और ग्रामीण जनसंख्या का ज्यादा से ज्यादा पलायन है वो नगरों की ओर आकर्षित होकर के बढ़ा। तो इस कारण से यह जो 1961 से लेकर 2011 के बीच में जो काल था वो हाई अर्बनाइजेशन का काल माना जाता है। तो 3 काल अपन ने पढ़े। धीमा नगरीकरण का काल जो 1881 से लेकर के 1931 के बीच में धीमा नगरीकरण काल था भारत में, और एक मध्यम नगरीकरण काल जो 1931 से लेकर के 1961 के मध्य का काल, और एक हाई उच्च नगरीकरण का काल था 1961 से लेकर के 2011 के मध्य का, ये सबसे हाई। अब इसी से जुड़ी हुई भारत में नगरीकरण की जो प्रवृत्तियां हैं उसका यदि क्षेत्रीय प्रतिरूप समझें, जिसको अपने रीजनल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, रीजनल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों का क्षेत्रीय प्रतिरूप क्या है, ये अपन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ज्ञात होता है कि भारत की जो कुल आबादी है, भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 31.2%, 31.2%। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2021 की जनगणना होने वाली है अभी। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 31.2% भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है भारत का। लेकिन प्रदेश विशेष में इसमें तीव्र असमानता पाई जाती है। ये जो 31.2% जो नगरों में निवास करती है, भारत की टोटल जनसंख्या जो प्रतिशत के आंकड़े हैं मोटे मोटे रूप से 31.2% जनसंख्या जो नगरों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है, और उसका वितरण है वो सभी जगह प्रदेश के अनुसार प्रादेशिक वितरण, विशेष करके जो प्रदेश विशेष में इसमें तीव्र असमानता पाई जाती है, कोई समान नहीं है। अतः नगरीकरण के आधार पर भारत को बड़े बड़े रूप से विशेष करके जो क्षेत्र के अनुसार जो विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें उच्च नगरीकरण क्षेत्र है, सामान्य नगरीकरण क्षेत्र है और एक धीमा नगरीकरण क्षेत्र है। यानी उच्च और सामान्य और निम्न नगरीकृत क्षेत्र है। इन भागों में बांट करके अपने अध्ययन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के पहला लेते हैं उच्च नगरीकृत क्षेत्र, यानी हाई अर्बनाइज्ड
रीजनल, उच्च नगरीकृत, अर्बनाइज्ड, हाई अर्बनाइज्ड रीजनल, यानी उच्च नगरीकृत क्षेत्र। अब ये इनमें कौन कौन से आते हैं? भारत के जिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत के जिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जनसंख्या का जो 50% या इससे अधिक भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है, उनको इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि भारत के जो राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश जिनकी कुल जनसंख्या का आधा से अधिक भाग जो नगरों में निवास करता है, उनको उच्च नगरीकृत क्षेत्र में रखा गया है, उच्च नगरीकृत क्षेत्र माने जाते हैं वो। अब वो कौन कौन से? जैसे दिल्ली है, सबसे हाई है। दिल्ली में 67, यानी कि 67, 68 जिसको बोलते हैं हमें, सॉरी 97 या 98, दिल्ली में 98% जनसंख्या, चंडीगढ़ में 90, और पुदुचेरी जिसको बोलते हैं पुदुचेरी, उसमें 67%। ये केंद्र शासित प्रदेश भी है जो अधिकतम जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। कहने का मतलब है दिल्ली की 97-98% जनसंख्या, 98% जनसंख्या, चंडीगढ़ की 90% जनसंख्या, पुदुचेरी की जो 66 या 67% जनसंख्या, ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो अधिकतम जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस प्रकार से ये उच्च नगरीकृत वाले क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसके बाद में आता है सामान्य नगरीकृत क्षेत्र, जो नॉर्मल अर्बनाइज्ड रीजन बोलते हैं, सामान्य नगरीकृत। अब इनमें जैसे 25 से 50% वाले क्षेत्र होते हैं, 25 से 50% वाले जो क्षेत्र है वो सामान्य में है। यानी का मतलब है कि जिन राज्यों की कुल जनसंख्या का 25 से 50% का भाग नगरों या नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है, उन्हें सामान्य नगरीय प्रदेशों में सम्मिलित किया है। अब इनमें कौन कौन से हैं? इनमें जो सामान्य नगरीकृत क्षेत्र है, इनके अंतर्गत है गोवा, जिसमें 49.7777 49.77%, यानी कि 50 से कम है ये। और मिजोरम है। अब ये मिजोरम जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें 49.50 यानी 49.5% है। और जो दक्षिणी भारत का राज्य है तमिलनाडु, उसमें 44% है। और महाराष्ट्र है उसमें 42% है। और गुजरात है उसमें 37% है। कर्नाटक है उसमें 34% है। और पंजाब है उसमें 34% है। पश्चिमी बंगाल है उसमें 28%, केरल है उसमें 26% है। ये सभी राज्य हैं वो मध्यम नगरीकृत वाले क्षेत्र वाले में आते हैं। कहने का मतलब है कि मध्यम नगरीकृत वाले क्षेत्र में वो क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं जिनकी कुल जनसंख्या का 25 से लगा करके 50% की आबादी जो नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, और उनमें सामान्य नगरीय प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है। और इनके अंतर्गत जो क्षेत्र आने वाले हैं, जो राज्य आने वाले हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश आने वाले हैं, उसमें गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपका कर्नाटक है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, ये सभी राज्य इसमें सम्मिलित हैं। और इसके अतिरिक्त दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, जिनकी लगभग 36-37% आबादी नगरों में निवास करती है, तो वो भी इसी क्षेत्र में मध्यम में आता है। तो भारत में जो मध्यम नगरीकृत क्षेत्र है वो अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद में आता है भारत में जो नगरीकरण की प्रवृत्तियों का जो क्षेत्रीय प्रतिरूप है, उसके जो अपन ने एक उच्च नगरीकृत वाले क्षेत्र पढ़े, मध्यम नगरीकृत वाले क्षेत्र पढ़े, और फिर जो सामान्य जिसको बोलते हैं, अब आता है निम्न नगरीकृत वाले क्षेत्र। निम्न नगरीकृत वाले
क्षेत्र, निम्न नगरीकृत क्षेत्र कौन कौन से हैं? लो अर्बनाइज्ड जो रीजन है, ये अब जिन राज्यों की कुल जनसंख्या का 15 से 25% भाग, जिन राज्यों की कुल जनसंख्या का 15 से 25% भाग नगरों में निवास करता है या नगरों में रहते हैं, उन्हें निम्न नगरीकृत क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसमें जम्मू तथा कश्मीर J&K, जम्मू और कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर में लगभग 25% या 24.88% के साथ में नगरों में रहती है। मणिपुर जो 26-27% रहती है, मणिपुर अपने स्टेट है। और विशेष करके झारखंड जो नक्सलवादियों वाला इलाका है वो उसमें 25% है। उत्तर प्रदेश है 20% है, मेघालय 19% है, त्रिपुरा 17% है। तो ये जो स्टेट हैं, और राजस्थान, विशेष करके राजस्थान भी इसी में आता है निम्न में, 23% या 24% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। राजस्थान में यदि देखें तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो 23.4% है। राजस्थान में 23.4% के साथ में नगरों में निवास करती है। और झारखंड है वो 22% है, उत्तर प्रदेश है वो 20 है, मेघालय वो 19 है, त्रिपुरा वो 17 है। तो ये सभी के सभी जो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर के निम्न नगरीकृत वाले क्षेत्रों में, जिनमें 15 से 25% भाग जनसंख्या का जो भाग है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन्हें निम्न नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। और इनमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी अपने निम्न नगरीकृत वाले क्षेत्र कहलाते हैं, क्योंकि 15 से 25% के बीच में पॉपुलेशन है वो इन नगरों की पाई जाती है नगरों में। अब एक चौथा अति निम्न नगरीकृत वाला क्षेत्र आता है, वेरी लो अर्बनाइज्ड रीजन जिसको बोलते हैं अति निम्न नगरीकृत वाला क्षेत्र। अति निम्न यानी सबसे ज्यादा जो अपने 20% तक तो किया था, और इसके अलावा भी एक निम्न अति निम्न है, उसमें कौन कौन सा है अति निम्न में? अब जिन राज्यों की कुल जनसंख्या की 15% या उससे कम जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है, यानी 15% से भी कम जनसंख्या, 15% से भी कम जनसंख्या, अति निम्न नगरीकृत राज्य किसको कहेंगे? अति निम्न नगरीकृत क्षेत्र किसको कहेंगे? वेरी लो अर्बनाइज्ड रीजन किनको शामिल किया गया है? जिन राज्यों की कुल जनसंख्या की 15% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, उन्हें इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। इसमें हिमाचल प्रदेश में लगभग 10% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सिक्किम इसमें भी 10-11% है, और बिहार इसमें भी 10.47% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ओडिशा 15%, जो एक आंकड़ा है वो छू गया ओडिशा, उसमें 15% से कमी है। तो ओडिशा में ये निम्न नगरीकृत वाले क्षेत्र हैं। तो निम्न नगरीकृत वाले राज्यों में जिनमें 15% से कम जनसंख्या या 15% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, और उनमें हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, बिहार है, ओडिशा है, आदि राज्यों को अति निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है, जिनमें अति निम्न नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोवा में है। भारत में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोवा में है, जो 49.77 यानी कि 49.77%, तथा सबसे कम हिमाचल प्रदेश है जो 9.79% है। सबसे कम हिमाचल प्रदेश नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, और सबसे ज्यादा गोवा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य भी है। तो गोवा में सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य है, गोवा एक सबसे ज्यादा नगरीकृत वाला जिला है या राज्य है या क्षेत्र है, और सबसे कम है वो हिमाचल प्रदेश है। जबकि कुल नगरीय जनसंख्या में, टोटल नगरीय जनसंख्या यदि देखी जाए
तो उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है। कुल नगरीकृत जनसंख्या यानी कि टोटल जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में सबसे कुल नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक में महाराष्ट्र और सबसे कम है सिक्किम में है, सबसे कम है सिक्किम राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या का जो प्रतिशत वाला राज्य है वो तो गोवा है, और इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली में है। और दिल्ली में कितनी है, जहां 93.02% जनसंख्या नगरीय है दिल्ली में, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में केंद्र शासित प्रदेशों की बात है उसमें है, जो 37.7% है। जबकि कुल नगरीय जनसंख्या वाला एक बड़ा राज्य वो महाराष्ट्र है, जो लगभग 58.8 मिलियन लोग नगरों में रहते हैं। और वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या में जो जिलों की संख्या है वो 640 तथा उपजिलों की संख्या है वो 5924, और उपजिलों के विभिन्न राज्यों से अलग अलग जो नाम पद्धति है वो अलग अलग है। इसे उत्तर प्रदेश में, जैसे अपने उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, उसमें यदि जिलों के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश में तहसील और बिहार में जो समुचित विकास खंड है, बिहार में समुचित विकास खंड जिसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक बोलते हैं, नागालैंड में सर्किल, मणिपुर में उपखंड जैसे अपने सब डिवीजन बोलते हैं, और मिजोरम में ग्रामीण विकास खंड रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक बोलते हैं, ओडिशा में पुलिस स्टेशन व गुजरात में तालुक कहते हैं इसको। और देश में 2011 में जो नगरों की कुल जनसंख्या है वो 7933 थी, और जिसमें प्रथम श्रेणी के 300 नगर, और भारत में शहरों में सन 2011 में विशेष करके जो एक स्लम्स आती है गंदी बस्तियों में, उसकी जनसंख्या कुल 6.5 करोड़ लोग स्लम्स यानी गंदी बस्तियों में रहते हैं। तो आगे अपन अगले वीडियो में अपन करेंगे जो भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो एक आनुपातिक क्षेत्र है, और विशेष करके जो क्षेत्रीय समानताएं हैं वो अपने अगले वीडियो में देंगे। आज अपन ने जाना नगरीय भूगोल में भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति। धन्यवाद।